करना मस्जिद के स्वरूप को बदलना है। और इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम गौड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, और अखलाक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मुस्लिम पक्ष के वकील हैं। आप दोनों का स्वागत है एबीपी गंगा में। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं शिवम गौड़ साहब। शिवम गौड़ साहब, ये बताइए कि इस पूरे मामले में जो 7/11 का जिक्र हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो आपके लिए एक बड़ी हर्डल है, एक बड़ी चुनौती होगी? देखिए, ऐसी कोई चुनौती नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और आरोप प्रत्यारोप लगाना राजनीति में एक कुछ स्तर रखता है, कि स्थिति रखता है, लेकिन कोर्ट के अंदर अटकलें लगाना या किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा देना अपने आप में सक्षम नहीं होता। न्यायालय में मामला है, अंजुमन इंतजामिया की तरफ से दरख्वास्त लगाई गई है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया गया है, उसमें उल्लंघन बताया गया है। इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व में 20 मई को एक आदेश दिया कि ऑर्डर 7 रूल 11 का डिस्पोजल पहले किया जाए और उसके बाद आगे प्रोसीड किया जाए। उसका हम स्वागत करते हैं और आज जिला जज महोदय के यहाँ से भी यही आदेश आया है, हम उसका भी स्वागत करते हैं और हम अपनी आर्गूमेंट्स के लिए तैयार हैं। क्या कारण होगा, कैसे ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से हमारा केस बार्ड नहीं है, ये न्यायालय के सामने हम अपनी बात रखेंगे जी। किसी तरह से क्या होगा इसके लिए आप इंतजार कीजिए। बिल्कुल, देखिए पक्ष तो न्यायालय में रख रहा है, हम तो बस आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहे हैं। शिवम गौड़ साहब, अखलाक अहमद साहब आप बताइए। शिवम गौड़ साहब ने अपनी बात रखी, और आपको क्या लगता है कि जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, क्या आपको लगता है कि वो आपके लिए एक मजबूत आधार साबित होगा 7/11 के जो जिक्र हो रहा है? जी हाँ, ये मेरे लिए बहुत बेसिकली हमको मदद करेगा। इसके लिए मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जो जिन लोगों ने प्लेंटिफ्स ने सूट दाखिल किया है उसके अंदर ये लिखा है सबसे पहले ही कि ये मस्जिद 1669 से एग्जिस्ट कर रही है। अब जब 1669 से एग्जिस्ट कर रही है तो उसका स्वरूप वर्तमान समय में जो है वो 15 अगस्त 1947 से पहले का है। और यही जो है तो स्पेशल वर्शिप एक्ट कहता है कि साहब जो भी रिलीजियस प्लेस 15 अगस्त 1947 को जिस भी पोजीशन में था वो उसी तरह रहेगा, उसके खिलाफ कोई सूट नहीं चलेगा, कोई रीज़न नहीं चलेगा, कोई अपील नहीं होगी, कोई मुकदमा चलेगा वो अबेट कर जाएगा। और हमको तो सबसे पहले ये कहना है कि मस्जिद ज्ञानवापी, एक्चुअली में लोग वो ज्ञानवापी कहते हैं, वो ज्ञानवापी एक मोहल्ला है, उस मस्जिद का नाम तो मस्जिद आलमगीरी है जी। और उसके बाबत एक सूट 62 सन 1936 चल चुका है जो सन 37 में डिसाइड हो गया। उसमें उसके फैसले में ये लिखा हुआ है कि मस्जिद जिस जगह पर एग्जिस्ट कर रही है इसका कंस्ट्रक्शन, इवन की नीचे की लैंड और उसके अगल बगल जहाँ जब मज़ार है, ये सारे सब कुछ जो है तो वक्फ प्रॉपर्टी है और मुस्लिम हनफी वक्फ प्रॉपर्टी है हनफियों के लिए। तो जो चीज़ सन 37 में डिसाइड हो गई, 15 अगस्त 1947 से पहले ही ये डिसाइड कर दिया कोर्ट ने, वो अब टू हाई कोर्ट तक कन्फर्म हुआ। तो अब आप उसको आज कैसे कह सकते हैं कि नहीं साहब जो तो वो सन 15 अगस्त 1947 को जो तो मस्जिद नहीं थी। जी ठीक है। अब तो मेरे पास तो ये बेसिक है, और ये लोगों ने अपने प्लेन में इस बात को जिक्र किया है, अपने दावे में ये लिखा है कि ये मुकदमा चला 65 डीड मोहम्मद बनाम स्टेट ऑफ यूपी। और उसके बाद भी लेकिन अखलाक साहब, यहाँ पर एक बड़ी ईदगाह के जो इमाम है वही इसे आलमगीर मस्जिद मानने से इनकार कर रहे हैं, ऐसा उनका भी बयान आया था इस बीच में। किसका? जी बड़ी ऐसा सर कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है जी 1883 का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है 1883 का, वही पूरे इंडिया में लागू होता है। उसके रिकॉर्ड में इस मस्जिद का नाम जो था आलमगीरी मस्जिद लिखा हुआ है। और ज्ञानवापी तो वो मोहल्ला है, अब मोहल्ले के नाम से वो मशहूर हो गई है। वो मकान नंबर जैसे होते हैं हर इलाके में मोहल्ले में, इसलिए वो ज्ञानवापी के नाम से मशहूर है। ठीक है, शिवम गौड़ साहब आपके पास आऊंगा। देखिए ज्ञानवापी जो है तो मेरा जो आप जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए अखलाक साहब, फिर मैं शिवम गौड़ साहब के पास आऊंगा। जी अखलाक साहब। जी, मेरा जो बेस है वो यही है कि मस्जिद हमारी 15 अगस्त 1947 के पहले से कायम चली आ रही है। उसमें बिना रोक टोक 5 वक्त की नमाज, जुमा, ईद और बकरीद की नमाजें होती आ रही हैं। इसलिए स्पेशल वर्शिप एक्ट के मुताबिक ये सूट मेंटेनेबल नहीं है, ये नहीं चल सकता। ठीक है, शिवम गौड़ साहब ये बताइए कि ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा की दावेदारी को लेकर एक और मामला अदालत में आज पहुंच गया है।
तो जो ये मामला है इसे किस तरह से देखा जाए, किस तरह से लिया जाए, क्योंकि इसमें भी मांग की गई है, इस मामले में मांग की गई है कि आदि विश्वेश्वर की पूजा की अनुमति दी जाए, इस तरह की तमाम बात, और यहाँ तक कि गुम्बद को ढहा जाने तक की बात कही है। क्या कहेंगे इस पर आप? इसे किस तरह से देखा जाए कानूनी तौर पर? देखिए, ऐसा वाद दाखिल किया गया है, उसके क्या मायने होंगे, क्या होगा, ये ट्रायल का मैटर होगा। हालांकि आज के लिए स्पष्ट करने के लिए इतना बहुत है कि मूल रूप से वो जो वाद है, उसकी जो याचिका है, जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना का मूल ये है, जो आधार है वो ये है कि हमारी जो पूजा है, आदि विश्वेश्वर विराजमान की जो पूजा है, वर्शिप है, राग भोग है, दर्शन है, प्रसाद है, वो शुरू कराया जाए और निरंतर कराया जाए, क्योंकि ये एक हिंदू लॉ का कस्टमरी एक हमारा राइट भी है और हिंदू की ऑब्लिगेशन भी है। ये बात मैंने आज कोर्ट में भी रखी है, और ऑब्लिगेशन को भी फुलफिल करना उतना ही ज़रूरी है जितना राइट को एक्सरसाइज करना। तो उस तरीके से हम अपने वाद को देखते हैं, और ये अधिकार है तो अधिकार न्यायालय, हमारे जो अधिकार है उसकी संरक्षण करने के लिए न्यायालय मौजूद है और न्यायालय पर हमें विश्वास है। जी शिवम गौड़ साहब, जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी है वो भी आप दोनों पक्षों को मुहैया करवा दी गई है या करवा दी जाएगी, जो आज कोर्ट ने बात कही, तो आपको लगता है कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी एक मजबूत पक्ष, मजबूत सबूत के तौर पर आपके पास रहेगा? क्या आप मानते हैं इस बात को? देखिए साहब, इसमें बात ये आती है कि जो वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, इखलाक अहमद साहब यहाँ मौजूद हैं, मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, अंजुमन जामिया के हैं, रोज़ हमें मिलते हैं, बात होती है, तो ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि एक बार जब रिपोर्ट हमें कागजी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर दी गई और वो हमें प्राप्त भी हो गई, सर्टिफाइड कॉपी हमने उसके निकाल लिए दोनों पक्षों ने, लेकिन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जब तक किसी दोनों पक्ष को अवेल नहीं होगी, हम उसको नहीं देखेंगे। अभी ये क्लियर नहीं है कि उस पर हम सबमिशन करेंगे कि क्लैरिफिकेशन मंगाएंगे कि ऑब्जेक्शन करेंगे। रिपोर्ट को देखने के बाद में, उसका अवलोकन करने के बाद में जो उचित होगा, समुचित होगा, उसको देख करके उस राह में हम चलेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हम वादी पक्ष से हैं तो केवल हम उसको लेकर के सबमिशन या क्लैरिफिकेशन मांगे। क्या पता हम खुद ऑब्जेक्शन कर दें किसी चीज़ को लेकर के, क्या पता प्रतिवादी पक्ष उस पर सबमिशन दे दे और ऑब्जेक्शन ना लाए। तो ये उसका अवलोकन होने के बाद में तय किया जाएगा कि उससे मुकदमे पर किस राह में, क्या उसके प्रारूप पर फर्क पड़ेगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी होगी। इसके लिए अभी इंतज़ार करते हैं, पहले हमें वो रिपोर्ट मिल जाए, हम अवलोकन कर लें और ऑब्जेक्शन फाइल करने का समय उसमें उसके अनुसार जो प्रारूप होगा हम करेंगे। ठीक है, अब मैं आप दोनों से एक आखिरी सवाल लूंगा। पहले इखलाक साहब आपके पास आऊंगा। इखलाक साहब, ये बताइए कि इस पूरे मामले में अगर हम बात करें और भी, जैसे आज भी एक वाद दाखिल हुआ, इसके इतर भी वाद दाखिल, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें, वहां पर भी मामला कई सालों से चल रहा है, तो इन सारे अगर मामलों को देखा जाए और जो मौजूदा मामला जिसकी सुनवाई अब 26 तारीख को होनी है, तो क्या ये तमाम मामले एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं? किस तरह से देखा जाए, क्योंकि हर रोज नए नए वाद सामने आ रहे हैं। ये तो लोगों ने जैसे मन बना लिया है, हर आदमी को अपने नाम को हाईलाइट करने के लिए हर आदमी इसमें कूद रहा है। कोई पार्टी बनने की दरख्वास्त दे रहा है और जिसको देखिए भाई सूट दाखिल करने के लिए तैयार है, तो भाई तो सिविल कोर्ट खुली हुई है और किसी को रोक सकती नहीं है मुकदमा दाखिल करने के लिए। अब हमको पार्टी बनाया जाएगा जिसमें हम उसमें हाजिर होंगे, उसमें ऑब्जेक्शन दाखिल कर लेंगे और सबकी पोजीशन यही होगी कि सूट मेंटेनेबल नहीं है। सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्शन सारे सूट में यही होगा कि सूट जो तो ऑर्डर 7 रूल 11 के CPC के अंतर्गत ये मेंटेनेबल नहीं है, और हम अपनी बात कहेंगे। अब कोर्ट उसको कैसे देखती है, क्या उस पर ऑर्डर करती है, ये देखा जाएगा जी। और ये जो सूट आज दाखिल हुआ उसको भी चलते चलते मालूम हुआ था, कल हम लोग उसको देखेंगे, उसमें भी अपियर करेंगे जी। ठीक है, इखलाक अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया BP गंगा से बात करने के लिए। शिवम गौड़ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया BP गंगा से बात करने के लिए। तो कानूनी पहलू जानने की कोशिश हमने की। बहरहाल काशी का ये विवाद ना तो पहला है और शायद ना ही आखिरी, क्योंकि इससे पहले अयोध्या हुआ और भविष्य में मथुरा नजर आ रहा है।